ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर लिखिए, इसमें लिखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, और डी ब्रॉगली ने ही इसको एटम के बारे में दिया हुआ था, इसको लिख लीजिए। De Broglie proposed that characteristics wavelength of a particle लिखिए, De Broglie proposed that characteristics wavelength of a particle depends upon mass and speed of an electron. इन्होंने बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और p क्या है? मोमेंटम, और जिसको हम क्या लिखते हैं? mv। तो ये बोला आपका बात को। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या है p, क्या है? मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, m is the mass of charge particle, जो भी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या कुछ भी। v is the velocity of particle, जो भी आपका है। h is the Planck constant, और lambda is the de Broglie wavelength। ये आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि जब भी कोई मैटर वेव, मतलब इन्होंने मैटर वेव की खोज करी। डी ब्रॉगली ने किसकी खोज करी? मैटर वेव की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग है, मैटर वेव कब होगी वो मैं बता देता हूं। जब भी कोई एक पार्टिकल जिसके पास मास है और वो v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसके पास जितना भी, उसके पास जो आपका, उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव्स होंगी वो मैटर वेव्स कहलाएंगी। अब बात को समझिए, यहां पे एक बात समझ में आ रही है कि मास अगर ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा। यस यस सर। और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा। करेक्ट? यस। इसका मतलब एक बात समझिए कि मास अगर ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा। मतलब हम भी अगर दौड़ते हैं ना स्पीड से, तो हमारे पास भी मैटर वेव्स होती है, बट क्या होता है कि हमारे साथ हमारा मास ज्यादा होने की वजह से हमारा लैम्डा बहुत कम होता है, तो उस लैम्डा को हम मेजर नहीं कर पाते, बहुत ही कम होता है। लेकिन जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पार्टिकल्स हैं, वो जब मूव करते हैं, उनका मास बहुत ही कम है, तो उनका लैम्डा बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये बात समझिए, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो पार्टिकल होते हैं वो अगर मूव करते हैं, तो उनके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती है उनका कुछ ना कुछ लैम्डा होगा, और वो जो वेव्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव्स बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। सर वो अगर उसके पास मास m है और वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो सर उसके जो आसपास के पार्टिकल होंगे उसके साथ क्या होगा? क्या बेटा? उसके आसपास जो पार्टिकल है वो, सर वही बताइए सर, उस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैटर वेव्स है, वेव्स तो कहीं भी मूव कर सकती हैं। ठीक है? हाँ। और लेकिन एक बात खास है, मैटर वेव्स केवल आपके किसी मीडियम में ही प्रोपोगेट कर सकती हैं, नॉन मीडियम में प्रोपोगेट नहीं करेंगे। ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ is independent on the nature of matter. De Broglie wavelength independent on the nature of matter. It depends only upon mass and speed of the matter. It depends only on mass and speed of the matter. Mass and speed of the matter.
ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब मैंने एक आपको बात बोली थी और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई कैसे आया सर, उसको मैथमेटिकली कैसे डी ब्रॉगली ने प्रूव, सॉरी जो आपके बोर्स मॉडल था उसमें वो कैसे प्रूफ किया गया। तो मैंने बताया था कि उसको वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, सिर्फ उन्होंने इक्वेशन बता दी थी कि हाँ जिन इलेक्ट्रॉन का MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होगा वो आपके एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में मूव करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया था कि ये इक्वेशन कहां से आई। उस इक्वेशन को मैथमेटिकली प्रूव किया था किसने, आपके डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके पास मैटर वेव्स होंगे, मतलब पार्टिकल नेचर भी रखेगा और वेव नेचर भी रखेगा। डी ब्रॉगली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि आपका जो भी चार्ज पार्टिकल है उसके पास जो भी पार्टिकल है या जिनके पास मास है वो दो तरह की चीजें रखते हैं, एक आपका वेव नेचर भी रखते हैं और एक उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा है वो हमारा पार्टिकल नेचर था, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। क्या होता था, एक फोटोन आया दूसरे फोटोन पे हिट किया और निकल गया, तो ये आपका पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर कहाँ पे होता है, जहां पे भी रेडिएशन रिलीज होती है, जैसे कि मान लो आपने देखा था, आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये मैटर वेव्स के बारे में सुना है, यहाँ पे वेव नेचर है। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो ड्यूअल बिहेवियर रखता है, ये सबसे पहले किसने बोला था, डी ब्रॉगली। अब डी ब्रॉगली ने ही प्रूव किया इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि कैसे आपका MBR is equal to NH upon 2 pi होगा। तो अब अगली हेडिंग डालिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसमें लिख लीजिए कि डी ब्रॉगली proposed that a particle contain two types of nature, wave nature as well as particle nature. Wave nature. Please repeat. Proposed that de Broglie proposed that particle contain wave nature as well as wave nature as well as particle nature, है ना, वेव नेचर भी होगा और उसके पास पार्टिकल नेचर भी होगा। अब इस बात को प्रूफ कैसे, ठीक है, वही अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक तरह का वेव बनाएगा, ठीक है, तो अगर ये वेव बनाएगा तो इस तरह से वेव नेचर की वजह से इस तरह से आपका रोटेट करेगा। अब मुझे बताइए लैम्डा डिस्टेंस कितनी होती है। लैम्डा डिस्टेंस क्या, यहां से यहां तक का जब एक पूरा आपका पूरा हो जाएगा तो ये लैम्डा बनाएगा कि नहीं, बोलो, वेवलेंथ इतनी थी। यस सर, यस। अब यहां से यहां जब बनाएगा तो दूसरा लैम्डा पूरा हो जाएगा, तो यहां से यहां तक जब बनाएगा तो तीसरा लैम्डा पूरा हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? यस सर। तो एक बात मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर ये मेरा n इक्वल टू 1 है तो मैं कह सकता हूं फॉर n इक्वल टू 1 मैं कह सकता हूं कि 2 पाई r, ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी बताओ, ये सर्कल की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई r। 2 पाई r। तो 2 पाई r को कैसे मेजर कर लिया मैंने, 3 लैम्डा में मेजर कर लिया। 3 लैम्डा में 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल हो गई कि नहीं, बोलो। यस सर। ऐसे ही सिमिलरली ये अगर दूसरे में जाते हैं n इक्वल टू 2 में जाते हैं, ठीक है, तो यहां पे भी कुछ ऐसे लैम्डा बनेंगे, यहां से लेके यहां तक एक लैम्डा, यहां से लेके यहां तक दूसरा लैम्डा, यहां से यहां तक तीसरा लैम्डा,
और यहाँ से यहाँ तक चौथा लैम्डा और यहाँ से यहाँ तक पांचवा लैम्डा। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि फॉर n इक्वल टू 2, मतलब किसी दूसरे के लिए हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई r इक्वल टू 4 लैम्डा। यस या नो? Yes. करेक्ट? 5 आया। So 5 lambda. ये 5 है तो 5 लैम्डा। लेकिन ये तो मैंने ऐसे ही रफली बनाया है, ये कोई सही नहीं है कि 3 लैम्डा में ही कवर कर पाएगा 4 को या 2 लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की वेवलेंथ बढ़ घट सकती है ना। करेक्ट? तो Yes, sir. एग्जैक्ट क्या आया कि एग्जैक्ट, ये तो सिर्फ मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, ठीक है, बट एग्जैक्ट क्या आया, एग्जैक्ट जो आपका आया, जो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, वो आया 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा। मतलब अगर आपको 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस ऑर्बिटल में। अगर ऑर्बिटल नंबर 1 में है तो 1 लैम्डा में पूरी डिस्टेंस कवर हो जाएगी। अगर आप ऑर्बिटल नंबर 2 में है तो 2 लैम्डा वो डिस्टेंस पूरी ट्रेवल हो जाएगी। अगर आप ऑर्बिटल नंबर 3 में है तो ये आपका 3 लैम्डा में पूरा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि पहली बात तो हम जानते थे, ठीक है, पहली बार हम क्या जानते थे कि 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा। ये बात हमको यहाँ से क्लियर हो गई कि इस तरह से अगर हमारे एक सर्कल में घूम रहा है तो उस सर्कल में कितने लैम्डा होंगे वो निकालना है, तो कुछ इसी तरह से निकालेंगे। और ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा। मतलब n लैम्डा में वो कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये सही नहीं है। अगर n इक्वल टू 1 है तो 1 लैम्डा में कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइनली बात सही है कि 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा होगा, ये बात हम कह सकते हैं। क्या इतनी सब बात सबको क्लियर है? यस। अब दूसरी बात जो डी ब्रॉगली ने कही कि ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा एक चार्ज पार्टिकल जो मूव करने की वजह से आ रही है, तो उसके साथ जो लैम्डा होगा वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। तो ये लैम्डा कैसे निकालेंगे? h अपॉन mv। H upon mv. यस या नो? पहली बात तो उन्होंने कही ये पार्टिकल है, वेव नेचर में घूमेगा तो वेव नेचर बना दिया गया। फिर दूसरी चीज बताई गई कि ये जो आपका पार्टिकल है उसमें जो लैम्डा होगा वो h अपॉन mv होगा, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। अब बताओ फ्रॉम 1 and 2 आप 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा की जगह पे h अपॉन mv रख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब बताओ यहाँ पे लिख सकता हूँ कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। Yes, sir. यस या नो? Yes, यहाँ sir. प्रूफ कर दिया कि हाँ ये वही आपकी ऑर्बिटल पॉसिबल होंगी जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh। तो ये डी ब्रॉगली ने बातें फिक्स कर। यहाँ पे n क्या होगा? n इज द 1 2 3 4, मतलब सेल, कौन सी सेल में है आपका वो इलेक्ट्रॉन मूव कर। नोट कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ कि नहीं सब लोगों का? अब आपको क्लियर हुआ कि कैसे ये बात उन्होंने कह दी थी बोर्ड्स ने, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। और डी ब्रॉगली जब आए, जब अपने ड्यूअल नेचर व बिहेवियर को बता के फिर उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये बोर्ड्स ने जो बोला था वो बिल्कुल सही है लॉजिकली मैथमेटिकली। क्योंकि बोर्ड्स उस समय इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि उनको ड्यूअल नेचर के बारे में उस समय खोज हुई ही नहीं। क्लियर है बात? सर 4 से Yes, तक sir. लेंगे सर n की वैल्यू। क्या? हाँ दीप बोलो क्या? सर n की वैल्यू सर 4 से तक लेंगे बस। अरे अप टू इंफिनिटी तक जा सकता है, कुछ भी जो जितनी आपकी सेल पॉसिबल हो सकती हैं उतने ही n की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है? रब कर दो इसको। यस Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन और बहुत आता है, वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। Relation between de Broglie and
काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, करेक्ट। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। अब बताइए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, यस या नो? Yes, sir. ये तो ट्रू है, कोई भी मास m का अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा बताओ यहां से जो आपका वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगा, 2 into काइनेटिक एनर्जी बाई m अंडर रूट, यस या नो? यस सर। ठीक है, पहली कंडीशन तो आपकी ट्रू हो गई। और हमको पता है, वी नो दैट कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब बताइए फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कहिए, जो आपका लैम्डा है या वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह पे ये वैल्यू रख दें, सही है? Yes, sir. तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन m अंडर रूट 2 into काइनेटिक एनर्जी बाई m, सही है? Yes, sir. वेलोसिटी की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी, सही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन ये m जब अंदर जाएगा तो एज m स्क्वायर जाएगा कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 2m स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बाई m, m से m कैंसिल हो गया तो मतलब लैम्डा आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2 डॉट m डॉट काइनेटिक एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, ठीक है। sir. अब अगर मैं कहूं कि लैम्डा इफ मास इज फिक्स्ड, तो क्या मैं कह सकता हूं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी? Yes, sir. ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इफ काइनेटिक एनर्जी इज फिक्स्ड तो क्या कह सकता हूं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास अंडर रूट m, सही है? Yes, sir. अच्छा, अब बात आ जाती है सेकंड कि हमको ये पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m डॉट q डॉट v, ये भी लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी को देखें तो q into v होती है कि नहीं, v इज द पोटेंशियल अप्लाइड, और चार्ज आपका जो चार्ज किसी एक पोटेंशियल के बीच में मूव करे तो क्या काइनेटिक एनर्जी उसकी यही होती है? मतलब यहाँ पे q कैपिटल कर देते हैं, q into v, चार्ज इनटू पोटेंशियल अप्लाइड। ये पीछे अगर आपको याद हो EV नॉट लिखा था आपने, Yes, sir. ठीक है। तो अगर कोई चार्ज किसी भी पोटेंशियल पे मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, QV के बराबर हो जाएगी। क्या सही है बेटा? जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन लिखा है यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। जब कभी चार्ज की बात करेगा तो ये वाला लेना है, जब चार्ज की बात ना करे तो ये वाला लेना है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है इसमें? Yes. V क्या है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। V m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल जो भी आपका है, और जो आपका काइनेटिक ये जो आपका वोल्ट भी है, ये क्या है, वोल्टेज अप्लाई, जो भी आप वोल्टेज अप्लाइड कर रहे चुप हैं, रहो यार। ठीक है। कौन है बेटा ये? Sir, Harsh. सर फिर से हर्ष का माइक। हर्ष बेटा अपना माइक बंद करके रखो। सॉरी सर। चलो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ये दोनों आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाले चीजें हैं, नोट कर लीजिए। Q जो आपका है वो चार्ज ऑफ द पार्टिकल है, नोट कर लीजिए। सर ये जो आपने कंडीशन लिखवाई हैं वो सर डायरेक्टली अप्लाई हो पाएंगी जैसे कि पहले हो रही थी? फुल डायरेक्टली अप्लाइड होंगी, इनके क्वेश्चन भी देखेंगे अभी।
सर वहाँ √2n नहीं लेंगे हाँ सर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√2n लैम्डा इज इक्वल टू सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√2n वो तो कांस्टेंट है ना 2। हाँ ठीक है रूट, केवल रूट m है, 2 को क्यों लेंगे, वो तो कांस्टेंट में चला जाएगा ना। हाँ हाँ समझ गए हो गया सर नोट। हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए। यस सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हाँ लिखिए। A moving particle is associated. A moving particle is associated with wavelength. A moving particle is associated with wavelength 5 into 10 to the power minus 8 meter. 5 into 10 to the power minus 8 meter. If its momentum is reduced to half, if its momentum is reduced to half, if its momentum is reduced to half of its value, then calculates its new wavelength. Then calculates its new wavelength. Then calculate its new wavelength. सर पहली लाइन रिपीट कर दीजिए प्लीज। एसोसिएटेड विद के बाद। A moving particle is associated with wavelength 5 into 10 to the power minus 8 meter. 5 into 10 to the power minus 8 meter. Full stop. If its momentum is reduced to half of its value, then calculate the new wavelength. 10 power minus 7 meters. हाँ? 10 to the power minus 7 meters. सिंपल सी बात है। देखो बेटा एक चीज आप सर 2.5 into 10 to the power minus 8। चलो आंसर नहीं मेरे पास, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप एक बात को समझिए कि आपको लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है। ठीक है, वो वैल्यू देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आपको लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता है कि नहीं, यस या नो? यस सर। यस सर। तो आप क्या करेंगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू p1 अपॉन p2, सॉरी p2 अपॉन p1। सही है? यस यस या नो? यस सर। अब लैम्डा 1 दिया है 5 into 10 को माइनस 8 मीटर। यस या नो? सर। लैम्डा 2 निकालना है। मान लेते हैं पहला जो p1 था वो p था और ये p/2 हो गया। यस या नो? p2 जो आपका p/2 हो गया, पहले p था। क्लियर बात है? यस सर। p से p कैंसिल हो गया, तो बताइए लैम्डा 2 कितना? सर 10 power minus 7 meter. 5 into 10 10 power to the power minus minus 7। तो ये आ जाएगा 10 power minus 7 मीटर। यस या नो? यस सर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। और सर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तब भी यही आएगा। सही बात, हमने वही तो किया, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो अप्लाई किया। एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, नहीं सॉरी, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। छोड़ो इस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताया नहीं है।
अभी ऑर्बिटल एंगुलर, चलो एक और नया कॉन्सेप्ट लिखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अब इसकी भी आपको शायद वो चाहिए होगा। चलो अगला आप लिखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो बात बताई गई थी वो क्या थी वो भी समझ लेते हैं। इस पे भी न्यूमेरिकल बहुत सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, कोई बता सकता है? यस सर। हाँ बताइए। सर डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यानी कि सर एक समय में हम लोग मोमेंटम और वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते सर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखो इन्होंने बिल्कुल सिंपल सी बात बोली थी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम कैन नॉट बी, मतलब पोजीशन और जो मोमेंटम है आपका, पोजीशन और मोमेंटम है वो साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते। साइमल्टेनियसली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साइमल्टेनियसली नहीं लगाएंगे तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत माना जाएगा। तो स्कूल में जब इसकी डेफिनेशन आएगी और 100% आएगी तो आपको याद रखना है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर position and momentum of an moving electron simultaneously, ठीक है। simultaneously impossible है कि पोजीशन और मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मेजर किया जा सकते हैं, वो भी मूविंग पार्टिकल, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा पूरा कि ऐसा कैसे होता था। लिखिए हाइजेनबर्ग अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle it is impossible to measure, according to this principle it is impossible to measure, it is impossible to measure position and momentum of moving an electron, it is impossible to measure position and momentum of an electron, of an moving electron, of an moving electron साइमल्टेनियसली। अंडरलाइन कर लीजिएगा साइमल्टेनियसली वर्ड को, अंडरलाइन कर लीजिए साइमल्टेनियसली वर्ड, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। इन्होंने ये बात बोली कि मोमेंटम और पोजीशन साइमल्टेनियसली नहीं मेजर कर सकते। अब फिर इन्होंने एक इक्वेशन दी कि हाँ इसमें अनसर्टेनिटी कितनी रहेगी वो बात बताई। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है, मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा तो है नहीं, देखा है क्या? बोलो देव, देखा था क्या? सर कहाँ देखा था, नहीं तो देखा। पता चले कि देव गए थे आज। नहीं सर मैं नहीं कह रहा था। ओके, तो अगर आप जब भी कभी इसको देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत हाई माइक्रोस्कोप यूज किए जाएंगे, बहुत हाई लेवल के माइक्रोस्कोप यूज किए जाएंगे, वही इसको दिखा सकते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है। वो कैसे हम इसको सोचते हैं, क्या होता है कि ये इनकी पोजीशन या इनकी वेलोसिटी पता करने के लिए या पोजीशन या मोमेंटम पता करने के लिए हम एक वेवलेंथ छोड़ते हैं।
तो इसमें जो कहा गया वो क्या कहा गया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है और जो भी आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है मोमेंटम मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे हमेशा। अच्छा बताओ, जैसे समुद्र की गहराई मेजर करते हैं तो क्या वहां पे कोई अंदर जाता है क्या इतना डीप में? नो सर। नो सर। सोनार का यूज करते आप सोनार में क्या होता है, क्या है उसके पीछे की प्रिंसिपल क्या है, टेक्निक क्या है? सर वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेवलेंथ छोड़ता है, और जब वो वेवलेंथ जाती है नीचे तक और इसके बाद वो टकरा के वापस आती है जमीन से, तो उनके बीच का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं और टाइम से डिवाइड करके, मतलब जो भी है आप पता कर लेते हैं स्पीड, जो जिस स्पीड से छोड़ा था टाइम और डिस्टेंस निकल जाती है। क्या यही तरीका अपनाते हैं? या यहाँ से हमें अगर चंद्रमा की दूरी मेजर करनी है तो उसमें भी यही टेक्निक लगाते हैं, क्या सही बात है? यस सर। चंद्रमा में मतलब गए तो है, लेकिन मतलब वहां पे मीटर थोड़ी ना लेके जाते हैं कि वहां धरती से मीटर लगा के वहां तक चंद्रमा तक जाएंगे और मेजर करेंगे। यही तो टेक्निक यूज की जाती है। तो सिमिलरली यही टेक्निक इलेक्ट्रॉन को भी मेजर करने, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता करने के लिए भी मेजर वो करेंगे। तो उसमें भी क्या एक वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी। यस सर। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल होते हैं, एक वेवलेंथ ही तो छोड़ते हैं, एक फ्रीक्वेंसी की एक वेवलेंथ की लाइट छोड़ते हैं और उसी से हमें पता चलता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से या मतलब इस पे एक लैम्डा भेजा तो उस लैम्डा की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, या उस लाइट की जो भी लाइट भेजी होगी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब एनर्जी पार्टिकल, अगर इसको एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, तो क्या इलेक्ट्रॉन उसी पास में मूव करता रहेगा? कोई भी हरकत नहीं करेगा कि उसको एक कंटाप मारो, मतलब एनर्जी मिली, कंटाप पड़ा और वो कह रहा है कि नहीं मैं तो ऐसे ही मूव करूंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। अगर आपने इसमें डाला तो इसकी एनर्जी, इसकी पोजीशन या इसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आएगा क्योंकि इसको एनर्जी मिली है। यस या नो? तो अगर एट द इंस्टेंट उसकी पोजीशन आपने पता कर ली तो उसी इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी नहीं मिलेगी, और अगर वेलोसिटी मिल गई तो उसकी पोजीशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे उसको एनर्जी मिलेगी या तो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा या तो अपनी वेलोसिटी चेंज कर देगा। तो साइमल्टेनियसली दोनों को मेजर कर पाना मुश्किल है। तो ये बात इन्होंने प्रूव करी इसके बेसिस पे। क्यों? ये इसलिए मुश्किल नहीं है, ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो हम इस तरह का काम कर सकें। क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि वेवलेंथ छोड़ेंगे, और वेवलेंथ छोड़ेंगे तो कितनी भी धीमे की वेवलेंथ छोड़ो, मतलब कितनी भी छोटी वेवलेंथ छोड़ो, या कितनी भी छोटी वेवलेंथ छोड़ोगे, कितनी छोटी एनर्जी की वेवलेंथ छोड़ोगे, कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी में तो चेंज आएगा ही। तो एग्जैक्ट क्या होगा वो हम नहीं मेजर कर सकते। तो इन्होंने यही बात बोली है कि साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम पता करना इम्पॉसिबल है फॉर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली वर्ड नहीं लगाया तो मतलब ये आपको स्कूल में 0 नंबर मिलेंगे। अब आ जाते हैं कि भाई जब इन्होंने ये कहा कि ये चीज नहीं हो सकती, तो इन्होंने कहा कि कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, भाई कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो इन्होंने मैथमेटिकली एक चीज प्रूव करी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा कुछ नहीं है, ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब लगभग इतनी अनसर्टेनिटी आ सकती है। मतलब 5, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई अगर एक्सपेरिमेंट किया तो भाई इतना आ रहा है, इसमें +-5 कर लेना। अगर वेरिएशन आया या कुछ ह्यूमन एरर आया तो वो +-5, हाँ एरर्स आया तो +-5 रहेगा। तो बेसिकली ये वही चीज है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब जितनी एरर पोजीशन में आ सकती है, जितनी पोजीशन मोमेंटम में आ सकती है, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm। m इज द मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, करेक्ट? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये बात इन्होंने प्रूव कर दी। अब बताओ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं? m इंटू v लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। यस सर। ये 4π होगा बेटा, गलत कर दिए, ठीक है 4π। लैम्डा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। तो जब हम इसको आपका सॉल्व करेंगे
तो आपका ये h/4 पाई हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इसको जो p है उसको m भी लिख सकते हैं। अब मास क्या होता है, फिक्स होता है, क्या उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? तो उसमें डिफरेंशिएशन नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे मास बाहर आ जाएगा इनटू डेल्टा v हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई हो जाएगा। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो डेल्टा x इनटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई m आ जाएगा, जहाँ पे s के m क्या है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि ये क्या क्या है? डेल्टा x जो आपका है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। डेल्टा v क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये हमेशा दे के रखेगा आपको, ठीक है, या पूछ भी सकता है। और जो आपका डेल्टा p क्या है, वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। h क्या है आपका, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, ये तो पता ही है। और आपका m क्या है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। और ये हमेशा केजी में लीजिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा मीटर में, या आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। इतना नोट कर लीजिए, हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। सर एक बात बताइए। हाँ बेटा। सर अगर ये इक्वालिटी, अगर सर क्योंकि ग्रेटर देन इक्वलेट है, तो सर किसी चीज के लिए सर इक्वल भी होगा, तो सर तब तो आ जाएगा। यस, इक्वल जब कंडीशन में कौन, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसके भी इक्वल हो सकता है, मतलब इतनी तो अनसर्टेनिटी आनी है मिनिमम, h/4 पाई m के बराबर तो आनी ही है। तो इक्वल करेंगे तो इतनी अनसर्टेनिटी आनी है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकती है। यस सर, ठीक है, ये बात है। और हमेशा जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इक्वलिटी का साइन लेके सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन का साइन नहीं लेंगे। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इक्वलिटी का साइन लेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करो। नोटेड? यस सर। Yes, yes. लिखिए, calculate uncertainty in position. Calculate uncertainty in position, assuming uncertainty in momentum. Calculate uncertainty in position, assuming uncertainty in momentum within 0.1%. Within 0.1%. For a tennis ball, Repeat. for a tennis ball, weight 0.2 kg, and moving with a velocity of 10 meter per second. And moving with the velocity of 10 meter per second. B part लिखिए, इसी में B part, electron moving an atom, electron moving with an atom, electron moving in an atom with a velocity of 2 into 10 की power 6 meter per second. 2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये दो क्वेश्चन है, आपको दोनों करने। पहले मैं पहला वाला करके दिखा दूं, दूसरा आप करेंगे? Repeat कर लीजिए। बेटा बताओ। कर लेंगे सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, दूसरा चाहे तो आप कर लीजिए। चलो आप भी लोग करो। अक्षर बेटा, आवाज आ रही है मेरी?
अक्षद आ रही आवाज? यस सर। समझ में आ रहा है इसमें सब चीज? यस सर, आ रहा है हर चीज। आर्यन, आर्यन, गौरंग पांडे, अंडे जी, गौरंग पांडे आवाज आ रही है बेटा? हेलो सर। हाँ सर आप पहला बार रिपीट करें, मैं कनेक्शन चला गया था। हाँ बिल्कुल, नोट कर लीजिए। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन assuming uncertainty in momentum within 0.1%. Within 0.1%, a tennis ball weight of 0.2 kg, moving with a velocity of 10 meter per second. बताओ आंसर क्या रहा फटाफट। सर h/8 पाई। आप उसको फाइनल सॉल्व करके दिखाओ, मीटर में है मेरे पास आंसर। 2.63 into 10 to the power minus 32. 2.63 into 10 to the into 10 to the power minus 32। yes sir. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। देखो बेटा इधर आपको कह रहा है कि डेल्टा एक्स बताइए, लेकिन डेल्टा पी में अनसर्टेनिटी है कितना? 0.1%। अब भैया पहले तो हमको डेल्टा पी पता होना चाहिए, तभी हम अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो आप बताओ पी कैसे निकालोगे? m into v, यस या नो? यस सर। यस सर। तो मास आपको पहले केस में 0.2 kg दिया है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों के SI यूनिट रख दिया। तो बताओ अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? 0.2 into 10 into 0.1 by 100, यस या नो? यस क्योंकि सर। ये आया आपका मोमेंटम, ठीक है, और इस मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा पी आपका 0.1% है, तो 0.1% से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो आपका ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 into 10 power minus 3। 2 into 10 की पावर माइनस, ये आपका अनसर्टेनिटी मोमेंटम आ जाएगा। अब बताइए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, लेकिन हम इक्वल लेके सॉल्व करेंगे h/4 पाई। करेक्ट? तो आप बताइए डेल्टा एक्स इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और डिवाइड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू से इंटू m नहीं होगा, 4 पाई m। बेटा यहाँ पे डेल्टा पी ले लिया ना, 4 पाई m तब होता है जब यहाँ पे डेल्टा पी होता है। देखो मैंने सही कराया था वो। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? 2.63 इंटू 10 की पावर माइनस 32 मीटर, यस या नो? इतनी बात सबको क्लियर हुई? बताओ बेटा। यस सर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट था। बी पार्ट भी अपने को सॉल्व करना। बी पार्ट में वो फिर से कह रहा है कि आपका मोमेंट वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी करेंगे। मास आपका इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg और वेलोसिटी कितनी दी है? 2 into 10 power 6। 10 की पावर 6, यस 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आ जाएगा पी। और अगर डेल्टा पी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 6 इंटू 0.1 by 100। सही है बेटा? यस या नो? यस सर। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो h/4 पाई कर लेते हैं। तो बेटा डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा आपका? h/4 पाई इंटू डेल्टा पी, वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और आपका 4 इंटू पाई इंटू डेल्टा पी की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 34
into 10 power 6 into 0.1 by 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा एक्स कितना आ रहा है बताओ बेटा। 2.89 into power minus 8. 4.89 into 10 power minus Sir, 2.89 2.89 into 10 to the power minus 8. minus 8 मीटर। मीटर में आ रहा है ना आंसर? यस ठीक, अब बता दो बेटा। सर ऊपर आपने सर -31 लिखा है सर, -34 kg होगा। -34 kg, हाँ। अरे ये 31 होगा। 31 लिखा है। हाँ ये 31 है बेटा, यहाँ पर भी 31, ये 34 है और ये 31। 9.1 into 10 power minus 31 kg, करेक्ट। अभी तक किसी को डाउट है बताओ? नहीं ना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट में ऐसा क्यों कह रहा है वो भी समझ में आ गया। अब उसके न्यूमेरिकल भी हो गए, कॉन्सेप्ट खत्म। अगला कॉन्सेप्ट शुरू करें, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस सर। अब आ जाते हैं क्वांटम थ्योरी। अब आपने जितने भी मॉडल पढ़े हैं वो सारे मॉडल हो गए पुराने। अब जो करंट में जो मॉडल चल रहा है वो है क्वांटम मॉडल। अब क्वांटम मॉडल इतना डिफिकल्ट है कि वो हमारे सिलेबस में ही नहीं, ठीक है। मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमको नहीं बताया गया। सिर्फ हमको क्या बताया गया है कि क्वांटम में इक्वेशन कौन सी होती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना भी नहीं बताया गया। बस अब ये बता दिया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे और वो 3 सॉल्यूशन ही पूरी इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर एक लाइन की इक्वेशन पता चल जाए y = mx + c, तो क्या आप उसके बिहेवियर या उसके स्लोप या उसके हर पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं? कोऑर्डिनेट तो बता ही सकते हैं ना। Yes, कि अगर आपको x के रिस्पेक्ट में y कहां मिलेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में y कहां मिलेगा, ये तो सब बता ही सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली एक इक्वेशन दी गई वहां पे, उस इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने क्या किया, पूरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो अब हम उस इक्वेशन के बारे में सिर्फ देखेंगे और खुश हो जाएंगे कि है क्या वो। देख के डर लगेगा आपको, क्योंकि पूरा बीटेक मैंने कर लिया, कहीं भी पूरी बीटेक में पूरी आपकी स्कूल की पूरी पढ़ाई कर ली, कहीं भी मुझे सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये आपको मतलब 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पता चलेगी क्या होती है, और फिर वो भी फर्स्ट ऑर्डर की ही पता चलेगी। इवन पूरी इंजीनियरिंग कर लोगे, फर्स्ट ऑर्डर के आगे सेकेंड ऑर्डर मिलेगा ही नहीं, और ये सेकेंड ऑर्डर है, तो ये हमारे स्कोप के बाहर है, इसको हमें पढ़ना नहीं है, बस देख लेना है कि हाँ ऐसी इक्वेशन होती है और खुश हो जाना है, बस इतनी बात है, ठीक है। हाँ इसको नोट करना। ये इक्वेशन आपकी क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल में है, आपका भी जो पढ़ रहे हैं वो आपका है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, और इस मॉडल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, जिस इक्वेशन को सॉल्व करके पूरी इंफॉर्मेशन क्वांटम के बारे में इन्होंने दिया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लिखते कैसे, del स्क्वायर psi प्लस 8 pi स्क्वायर m by h स्क्वायर e minus b psi equal to 0, e minus b psi equal to 0। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, del स्क्वायर psi by del x स्क्वायर, del स्क्वायर psi by del y स्क्वायर प्लस del स्क्वायर psi by del z स्क्वायर प्लस
8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0। मतलब जो ऊपर इक्वेशन लिखी है वो उसका शॉर्ट फॉर्म है और जो नीचे इक्वेशन लिखी है ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। मतलब इसको डेल्टा स्क्वायर साई लिख दिया, उसी को मैंने लिख दिया डेल स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में, डेल स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में, डेल स्क्वायर z के रिस्पेक्ट में, और ये कुछ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें e माइनस v इज द टोटल एनर्जी, v इज द पोटेंशियल एनर्जी, और ये हम पूरा सॉल्व कर देंगे। मैं कौन क्या है बता देता हूं। E is the total energy of electron and V is the potential energy of electron, ठीक है। और आपका M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। H is the प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है साई क्या है। ये साई क्या है, साई इज द वेव इक्वेशन, psi is the wave function। ये एक फंक्शन है psi। अभी हम psi के बारे में पढ़ेंगे। psi एक वेव फंक्शन है जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंटेन करती है, ठीक है। इतना अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, सॉरी डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो आपको पता है कि y is equal to x स्क्वायर होता है। यस सर। फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इक्वल टू x स्क्वायर होता है, तो इसको del y बाय del x लिख देंगे तो ये आपका 2x आ जाता है। यस या नो? यस सर। यस सर। तो जैसे ही यहाँ पे y इक्वल टू x स्क्वायर एक फंक्शन है, वैसे ही psi भी एक फंक्शन है, और जो कि वेव फंक्शन, नाम दे दिया उसको वेव फंक्शन। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? और इसी वेव फंक्शन को हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और वो करेंगे। लेकिन ये वेव इक्वेशन इतनी आसान नहीं होगी जितनी आसान ये है psi इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इतनी आसान नहीं होगी, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी। उसको भी डबल डिफरेंशिएशन मतलब डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो psi क्या है, वेव फंक्शन है। बस मैं आपको इनको एक दूसरे को रिलेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ऐसा न लगे कि क्या ये सर पढ़ाते रहे, तो बिल्कुल वैसे ही है, बट psi एक कॉम्प्लिकेटेड। इतनी बात नोट कर ली? सर साई के आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब कौन सा सिंबल है वो? psi के आगे ये सेकंड इक्वेशन में। ये psi के आगे कुछ नहीं लगा, ये psi इक्वल टू, नहीं सर सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में जो ये लगा, अच्छा ऐसे। यस सर। इसको बोलते हैं डेल, 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 ठीक है। और ऐसे अगर लिखा होता है डी तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। और ऐसे लिखा होता है तो डेल, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये डेल्टा तो नहीं है, और ये डिफरेंशिएशन है। हाँ, डेल्टा वो वाला तो नहीं सिंबल। ये एक तरह से डेल को रिप्रेजेंट करने का सिंपल फॉर्म है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। एक जो डेल है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और जो डी कैपिटल ये आपका ये वाला डी होता है वो आपका डिफरेंशिएशन होता है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको सर बता पाएंगे मैथ्स, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। अब हेडिंग डालिए वेव फंक्शन। हम ये पता करेंगे वेव फंक्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि इसी पे सब कुछ है, सारा गेम इसी पे है। वेव फंक्शन को ही सॉल्व करके क्या क्या आता है। आप लोग मॉडलिंग पढ़ते हो मेरे पढ़ाने के बाद? यस सर। कुछ नया चीज मिलता है क्या? कुछ मिलता है क्या? जरूर पढ़ो, मॉड्यूल मेरे पढ़ाने के बाद जरूर पढ़ो, ठीक है। आपको क्लियर रहना चाहिए कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ। ये बात जरूर देखिएगा। वेव फंक्शन, अब देखिए वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन के बारे में वो क्या बता रहा है कि भाई वेव फंक्शन जैसे हमारे पास अगर सामने आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो एक पूरा फिनोमेना हमारे दिमाग में चलने लगता है, ठीक है, कि हाँ इलेक्ट्रॉन आपका लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर,
ऐसा कुछ चलता है ना हमारे बैक ऑफ द माइंड में, चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, ऐसे ही वेव फंक्शन अगर आता है तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? तो वेव फंक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन, बस इतनी। तो लिख लीजिए, इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन whose value depends upon it is a mathematical function whose value depends upon it is a mathematical function whose value depends upon coordinates of electron in an atom, coordinates of electron in an atom, coordinates of an electron in atom। फिर से इसको रिलेट कर देता हूं कि अगर मेरे पास y x² है तो x में अगर कोऑर्डिनेट बताता रहूं तो y में आपको x की वैल्यू बताता रहूं तो y पता चलता रहेगा। तो क्या कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे इस इक्वेशन के पूरे? यस सर। तो सिमिलरली वेव फंक्शन भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स डाल दूं तो आपको सारी चीजें उसके इंफॉर्मेशन पता चल जाएंगी। मतलब वो पूरी तरह से डिपेंड किसमें करेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। अगला पॉइंट लिखिए, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। यही वेव फंक्शन का ही नाम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोल देते हैं। तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, टू वेव फंक्शंस। ठीक है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। फर्स्ट वन इज psi r, second one is the psi theta phi। ठीक है, psi orbital wave function is the product of psi r radial wave function और psi theta phi angular wave function। दो वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो psi आपका हो गया ऑर्बिटल वेव फंक्शन और जो psi r है दैट इज इक्वल टू रेडियल वेव फंक्शन और psi थीटा phi है ये आपका है एंगुलर वेव फंक्शन। ये दो वेव फंक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका psi वेव फंक्शन बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। अब हेडिंग डालिए आपका जो psi r है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? psi r मतलब रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन में लिख लीजिए, रेडियल वेव फंक्शन में रेडियल, इट इज द रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। इट इज रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं सारी चीजें इसमें बताऊंगा कि अगर इसको आपको इमेजिन करना है तो कैसे होगा। ठीक है, इट इज रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, it is radial wave part, it is radial part of wave function, it is radial part of wave function depends upon quantum number, depends upon quantum number n and l। अभी n l क्या है पता नहीं अपने को, पर लिख लीजिए, आगे मैं बताऊंगा। n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number। तो लिख लीजिए, it is the radial part of wave function depends upon quantum number n and l, and it decides the size of the orbital, and it decides the size of the orbital, size of the orbital। अगर बेटा ये x एक्सिस है या y एक्सिस है या z एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है, करेक्ट। तो ये जो वीडियो चला गया। मैं क्या बता रहा था कि रेडियल पार्ट क्या होता है, एंगुलर पार्ट क्या होता है, ये हम कैसे विजुलाइज करें। तो मैंने बताया कि आपका अगर x y z ये तीन एक्सिस हैं, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा होगा,
मतलब 3D में सोचना पड़ेगा। तो अगर ये आपका क्या है ओरिजिन है, तो अगर इससे मैं किसी एक रेडियस r में चला जाऊं, रेडियस r, ठीक है, तो इस रेडियस r में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी पोजीशन कौन बताएगा? रेडियल वेव फंक्शन। तो अब बताओ, रेडियस अगर इतनी छोटी है, यह रेडियस इतनी बड़ी है, यह रेडियस इतनी बड़ी है, तो क्या ये साइज को डिसाइड करेगा? यस सर। भाई ये रेडियस, अगर ये रेडियस बना के मैं घूम गया, और या फिर ये रेडियस बना के मैं घूम गया, या फिर ये रेडियस बना के घूम गया, तो क्या साइज ऑफ द एटम या साइज ऑफ द सेल डिसाइड करेगा ये? सर अगर सर्कल नहीं हुआ तो? अभी के लिए इतना, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये क्वांटम नंबर बताता है कि सर्कुलर नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो ये रेडियल पार्ट बताता है। भाई अगर मान लो, आप समझो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है किसी एक पोजीशन पे, सर्कल पे नहीं रखा, कहीं भी एक पोजीशन 3D में किसी पोजीशन पे रखा हो, तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? कैसे पहुंचोगे? आप पहले इसी रेडियस पे जाओगे, फिर इसके ऊपर जाओगे, ठीक है, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट पा पाओगे। यस या नो? यस सर। अगर मान लो आप इसके सीधे भी चले गए तो x और y तो बताना पड़ेगा ना। यस सर। और ये कहीं यहाँ पे रखा होगा तो इसका थीटा भी तो बताना पड़ेगा, जो z बताएगा। बोलो यस या नो? यस सर। तो यहाँ पे y ना करके यहाँ पे थीटा और साई कह दूं मैं, क्योंकि एक एंगल एक रेडियस होगी, मान लो x एक्सिस में आपकी रेडियस होगी, ठीक है। अब y के साथ क्या एंगल बना रहा है, z के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो एक थीटा होगा एक साई होगा। यस या नो? यस सर। ठीक है। यस सर। आपका एंगुलर पार्ट हो गया कि मतलब अदर टू एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है, और जो ये वाला पार्ट होगा वो रेडियल पार्ट हो गया। तो अब जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसने क्या बोला कि बोर्स जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन कभी बता ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन की सिर्फ क्या बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दैट स्पेस, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लोअर इन दैट स्पेस। हम केवल उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बताएंगे, ना हम उसकी ट्रेजेक्टरी भी नहीं बता सकते। ट्रेजेक्टरी का मतलब वो कैसे मूव कर रहा होगा, सर्कुलर में मूव कर रहा होगा या रैंडमली मूव कर रहा होगा, ट्रेजेक्टरी के बारे में भी नहीं बता सकते हैं। ये बात तो कहां से प्रूव हो गई थी? हाइजेनबर्ग से, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या वेलोसिटी मेजर करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो उसी चीज के बेसिस पे आपको क्वांटम ने बोला, क्वांटम ने जो पूरी बात को एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट वेलोसिटी कभी बता नहीं सकते, हम सिर्फ उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं कि हाँ, इस सर्कुलर पाथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सबसे मैक्सिमम है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई कि बोर्स मॉडल से आपका कैसे हमारा ये जो क्वांटम मॉडल आया तो उसने क्या चीज को गलत किया? क्लियर है? यस सर। पता ही है गलत अब है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की कोऑर्डिनेट बताएंगे कि 3D में इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे रखा है तो मैं इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाऊंगा, फिर एंगल बताऊंगा कि y के साथ क्या बना रहा है, एंगल z के साथ क्या बना रहा है, तो मुझे उसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। और कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन कंटेन करके रखता है? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमको उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, तो हम बता देंगे कि हाँ, इस कोऑर्डिनेट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। क्लियर बात हुई कि नहीं अभी? यस सर। तो आपका जो रेडियल पार्ट है वो क्या बताता है? साइज। अब मैं ये पॉइंट इसलिए इतना ज्यादा लिखा रहा हूं, इतना ये 3 स्टार पॉइंट डाल लीजिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, which of the following statement are true about the quantum theory। तो ये पूछा जाता है कि रेडियल पार्ट डिफाइन करता है किसको? साइज ऑफ द ऑर्बिटल या साइज ऑफ द एटम। क्या बात सही है बेटा? यस सर। यस सर।
नोट कर लो बेटा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी इसमें डिटेल में हम कुछ नहीं जाएंगे, इसकी पूरी क्वांटम थ्योरी के बारे में इसमें बहुत डीप में बहुत कुछ है, बट हम वो सब चीज नहीं पता करेंगे। हमको जितना स्कूल 12th के स्कूल के आईआईटी में जितना लेवल की जरूरत है उतना मैंने बता दिया। कि साई आपका वेव फंक्शन है और वो प्रोडक्ट है दो चीजों का, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। वो भी मैंने बता दिया कि रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन है क्या और वो कौन से कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बता दिया। अब अगला लिखिए एंगुलर वेव फंक्शन, अगली हेडिंग डालिए एंगुलर वेव फंक्शन। इसमें लिखिए एंगुलर वेव फंक्शन में it is angular part of wave function depends upon it is angular part of wave function depends upon it is angular part of wave function which depends upon quantum number L and M, quantum number L and M, इसको ML बोलते हैं, quantum number L and ML, and it decide the shape of the orbital. It decide the shape of the orbital. It decide the shape of the orbital. ये ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताएगा कि वो स्फेरिकल है, कि वो डंबल शेप है, कि वो डबल डंबल शेप है, वो थीटा से ही हमें पता चलेगा। सर आपने ये लिखा है L1 ML। L1 ये आपका L और ML, L आपका हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर और ML हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है? इतनी बात को आप बढ़िया से हेडिंग डाल के लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नोड। व्हाट इज द नोड? अगली हेडिंग डालिए नोड क्या है। नोड, ठीक है। नोड में लिखिए बेटा नोड क्या होता है। अब अगर इतना स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के बारे में सारा पता चल गया, अच्छा नोड से पहले एक चीज और पता करना, साई स्क्वायर ये क्या, साई स्क्वायर है, ठीक है। इसके बारे में पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे नोड में। साई स्क्वायर नहीं पता होगा तो नोड समझ नहीं आएगा। नोड के बारे में लिखिए, it tells about the probability of finding electron. It tells about the probability of finding electron in an orbital. It tells about the probability of finding electron in an orbital in given unit volume. In given unit volume. In given unit volume. तो ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बताता है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग मैक्सिमम होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल आपको कौन बताता है? साई स्क्वायर। साई एक आपका साई क्या है? एक वेव फंक्शन है, बट साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात आ जाते हैं हम लोग नोड। नोड क्या होता है? नोड के बारे में लिखिए, नोड इज अ रीजन node is a region where probability of finding electron is zero. Node is a region where probability of finding electron is zero. जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो उसी को हम नोड कह देते हैं। मतलब जहां पे साई स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाए वही आपका क्या है? नोड। मतलब जहां पे भी साई का फंक्शन पता हो उसका स्क्वायर करो इक्वल टू जीरो कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि नोड की पोजीशन क्या है। मान लो साई का फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 का आप स्क्वायर कर दो और उसको स्क्वायर को इक्वल टू 0 के बराबर कर दो तो आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वही क्या बताएगी? नोड की पोजीशन। क्या क्लियर है बात? यस सर। यस सर। ठीक।
तो आप नोड अब कितने तरह के होते हैं? तो नोड आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज रेडियल नोड या इसी को बोलते हैं स्फेरिकल नोड. और सेकेंड वन इज एंगुलर नोड या इसी को बोलते हैं नोडल प्लेन. ठीक है. रेडियल नोड को आप कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, एंगुलर नोड को कैपिटल ए से. तो आपका रेडियल नोड और एंगुलर नोड दो तरह के नोड होते हैं. करेक्ट. रेडियल नोड क्या बताता है? रेडियल नोड जो आपका है वो आपको क्या बताता है? रेडियल नोड इक्वल टू r इक्वल टू n माइनस l माइनस 1. मतलब n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर. ये आपको पता होना चाहिए. रेडियल नोड क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. l क्या बताता है? आपका n बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर. अगर n की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है तो हम रख देंगे तो हमको नंबर ऑफ रेडियल नोड आ जाएंगे. ये r क्या है? r इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड. रेडियल नोड कितने हैं वो हमको क्लियर है. क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर. ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, उसमें क्या करना है कुछ नहीं. और एंगुलर नोड क्या होता है? एंगुलर नोड इक्वल टू l. मतलब a क्या है आपका? a इज द नंबर ऑफ एंगुलर नोड, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, और l इज द एजीमुथल क्वांटम. मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वही आपके नंबर ऑफ एंगुलर मोमेंटम होंगे. या दो नोड आपके होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड. अब रेडियल नोड होता क्या है ये पहले आपने ये लिख लिया है. अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. रेडियल नोड क्या होगा? रेडियल नोड निकालते कैसे हैं वो पता चल गया. अब रेडियल नोड होता क्या इसमें लिख लीजिए. द स्फेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, the spherical region around the nucleus where the probability of finding electron 0. A spherical radius around the nucleus where the probability of finding electron is 0. मतलब अगर मैंने पूरा एक स्फीयर लेके रखा हुआ तो न्यूक्लियस में बैठा हूं सेंटर पे. अब सेंटर से मैं r डिस्टेंस में जाऊं तो एक पूरा रेडियस आपको r रेडियस पे एक पूरा स्फेरिकल छोटा सा आपको एक छोटा सा मतलब डिस्टेंस छोटा सा लेंथ का एक पूरा आपको रीजन मिले जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है. फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये पूरा एटम है तो इसके किसी r डिस्टेंस में जाने पे मुझे एक छोटी सी परत मिल रही है. ये जैसे आपका अर्थ कई सारे उसमें पार्ट में ब्रेक है ना, तो ऐसे ही अगर स्फीयर में हम जाएं तो किसी r डिस्टेंस में एक पूरा पॉइंट मिले स्फेरिकल होगा जो कि नोड कहलाएगा जहां पे साई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वहां पे 0 होगी. तो ये आपका रेडियल नोड हो गया. मतलब किसी रेडियस पे एक स्फेरिकल नोड मिले, स्फेरिकल एक पोजीशन मिले, पूरी स्फेरिकली सारे पूरे 3D में होगी, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल नोड. नोट कर लो, ये फिगर बना लो ताकि आपको समझ में आए. अगला हेडिंग डालिए एंगुलर नोड. एंगुलर नोड क्या होता है? Angular node is the plane through the nucleus. A plane through the nucleus where the probability of finding electron is 0. A plane passing through the nucleus कर लीजिएगा. A plane passing through the nucleus where the probability of finding electron 0. A plane passing through the nucleus where the probability of finding electron 0.
एक प्लेन ऐसा पास हो रहा है, न्यूक्लियस से हमेशा पास होगा जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई कि नहीं? बताओ बेटा। Yes, sir.